नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य अध्ययन मंत्र में। आज हम लोग आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आदिकाल का जो व्याख्यान सत्र है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम लोग इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पदावली। ठीक है, पदावली रचना जो कि विद्यापति कृत है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन हमें देखने को मिला है। और पदावली रचना जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। देखिए यहाँ पर जो है कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है और निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे। तो की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है? तो नागिन की लहर कहने वाले हैं निराला। ठीक है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावती जायसी की और मधुमालती मंजन की कृति। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है, बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो बिसलदेव रासो जो हमने बहुत अच्छे से इस ग्रंथ को पढ़ा है और समझा है, तो इसकी जो नायिका है वो राजमती है और इसके जो नायक है वह है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जब रासो ग्रंथों को पढ़ा था वहां हम लोगों ने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से की थी। ठीक है, बिसलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है, ये वीर गीत काव्य है और इसकी कथा 4 खंडों में है। प्रथम खंड में राजमती और बिसलदेव का विवाह है। द्वितीय खंड में बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है एवं चतुर्थ खंड में बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। ठीक है, और पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चर्यापद के रचयिता हैं, तो चर्यापद के जो रचयिता है वो सबरपा है। ठीक है, तो यहाँ व्याख्या प्रस्तुत है। चर्यापद के रचयिता सबरपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है और जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा को शरपा द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्यूं चित्तौड़ न आविक सावन पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खीण खीण आणवे खीज, संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरियन देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटणो संदेह। तो ये जो पंक्ति है यहाँ पर ये खुमान रासो की पंक्ति है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। प्यू चित्तौड़ आवियु सावन पहली तीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय है। पद्मावत जायसी कृत करकंड चरियु कान कामर मुनि द्वारा ढोला मारूड़ा दोहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पर जो अन्य ग्रंथ है उनकी भी यहाँ व्याख्या दी हुई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इसकी जो रचनाकार है भट्ट केदार है। कुछ अन्य रचनाकार और उनकी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत है, जैसे जगनिक की है परमाल रासो, श्रीधर की है रणमल छंद और नरपति नाल की है बिसलदेव रासो। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न हमारा, सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो ये कथन पढ़कर ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, देखिए यहाँ व्याख्या है इसकी। हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा और समझा है कि जो सिद्ध और नाथ रहे हैं, इनकी जो साहित्यिक कृतियां रही हैं, इनको आचार्य शुक्ल जो है साहित्यिक कोटि से बाहर मानते हैं। ठीक है, इसलिए इनको फुटकल रचनाओं में स्थान दिया हुआ है। ठीक है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्ध और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य शुक्ल का है और यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक ग्रंथ में कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है ये है सोमप्रभ सूरि की। ठीक है, देखिए कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरि की रचना है। प्रभ सूरि गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत से माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित रचना और रचना का निम्न है। देखिए,
यहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध की जब बात होती है तो सोमप्रभ सूर्य आ जाएंगे, लेकिन जब कुमारपाल चरित्र, जब हमें चरित्र देखने को मिल जाए तो वहां हेमचंद सूरी, ठीक है। और हमीर रासो सारंगधर की है और प्रबंध चिंतामणि मेरु संदेश रासक के लेखक हैं, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। संदेश रासक जो है लेखक अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मोत्तर राजग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, ठीक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल ने बिसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की है और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। परमाल रासो आला खंड के रचयिता जगनीक है, ठीक है। इन सभी रासो ग्रंथों को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, ठीक है। तो यह जो है बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। देखिए संस्कृत के ग्रंथ अवहट्ट और मैथिली के, जब हमने विद्यापति को पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने इन ग्रंथों को और इनकी भाषा को बहुत अच्छे से समझा था। देखिए जो संस्कृत ग्रंथ है, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, नाम से स्पष्ट हो जाती है कई सारी चीजें कि संस्कृत के ग्रंथ है। और अवहट्ट में 2 ग्रंथ है इनके मिलते हैं, कीर्ति लता कीर्ति पताका, और वही मैथिली पद्मावत पदावली और गोरक्ष विजय, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ बिंदु और दिए हैं जिन्हें समझते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्यापतिकृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, और ये जो कहने वाले हैं कि विद्यापतिकृत कीर्तिलता की भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचना, ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ही पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहते हैं और वहीं कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से साथ में जोड़ करके पढ़ते हुए चले, चीजें और अच्छे से याद रहेंगी, ठीक। चलिए अब ये यहाँ जो लाइन आती है बहुत 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 महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंतु, देखिए लज्जे जम तो वयम सिवहु जय भग्या घरु एंतु। देखिए और ये जो पंक्ति है ये हेमचंद की है, और यहाँ पर जो है ना प्रसिद्ध पंक्ति हेमचंद की है। और हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। हेम में देखिए सिद्ध हेम में संस्कृत, देखिए सिद्ध हेम में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट लगाएंगे। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला कोश तथा छंद अनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। सारंगधरकृत सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्यकोश है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल कहने वाले हैं राम कुमार वर्मा, ठीक है। और जॉर्ज ग्रियर्सन भी है जिन्होंने इसको चारण काल कहा है, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो चारण काल जो है 2 इतिहासकारों ने इनको नाम दिया है आदिकाल को, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक ग्रंथ में लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहते हैं। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा है। और आदिकाल का नामकरण करने वाले कुछ प्रयोक्ता इस प्रकार है, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं। चारण काल कहने वाले एक इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन है। और वहीं प्रारंभिक काल, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक किया है। देखिए प्रारंभिक काल कहने वाले मिश्र बंधु है, लेकिन आरंभिक काल कहने वाले गणपति चंद्र गुप्त है, ठीक है। और बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो नो डाउट कि ये आदिकाल से संबंधित है, ठीक है। अभी तो हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आप बड़ी ही सरलता से लगा देंगे, लेकिन
हमें ये डिवाइड करके चलना पड़ेगा कि कौन कौन से कवि लेखक जो है आदिकाल में आते हैं, कौन से भक्ति काल में, कौन से रीतिकाल में। ठीक है, अगर इस तरीके से भी हम लोग समय सीमा के अंदर इनको समझ गए तो एग्जाम में जो है काफी हेल्प हो जाती है इन चीजों से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में यहाँ अमीर खुसरो से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं, इनको भी आप देखिए। अमीर खुसरो जो है 1253 से 1325 ईस्वी का, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है और ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों की राजकुमार की संज्ञा दी है। और विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 1000 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ जो है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरे, दो सुखने, गजलें आदि है। और हम और अच्छे से डिटेल में अमीर खुसरो को एक पढ़ चुके हैं, तो आप लोग चाहे तो वहां जाकर के क्लास को अच्छे से और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं, तो दान वाक्यावली हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया। ये जो है विद्यापति की तो ये जो है विद्यापति की रचना है और विद्यापति की जो है संस्कृत की रचना है। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन छोटी छोटी चीजों को भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में रहते थे। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसको भी हमने देखा। दान वाक्यावली संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी औहट्य की रचना है। विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। और विद्यापति जो है सेव संप्रदाय के कवि थे। और पद्मांकर अभी हम पढ़ेंगे आगे रीतिकाल में। ठीक है, तो इनकी भी यहाँ चर्चा है। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन किसका है? तो विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में जो नहीं मानते थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि यह इन्हें श्रृंगारी कवि मानते थे। ठीक है, देखिए इन्होंने विद्यापति को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बता दिया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आध्यात्मिक मान लिया है। लेकिन आचार्य शुक्ल इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं, बच्चन सिंह जाति कवि मानते हैं। और यहाँ कुछ जानकारी जो हम लोग पहले देख चुके हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? तो इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। निम्नलिखित काव्यधाराओं में कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा, ज्ञानाश्री काव्यधारा, ये तीनों जो है भक्ति काल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो रासो काव्यधारा है ये हम लोग पढ़ चुके हैं आदिकाल में। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग भक्ति काल को किस तरीके से विभाजित करके बताया है। आगे जब हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे तब इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो कथन है राहुल सांस्कृत्यायन जी का है। ठीक है, देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की पुष्टि आकाश में नहीं हुई है, क्योंकि सिद्ध सामंत काल कहने वाले भी राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, आदिकाल को वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, उक्त कथन जो है राहुल सांस्कृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा, कोश, चर्या आदि दो रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि। भाषा में अभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया था। मोहमाया का खंडन और त्याग यहाँ पर आवश्यक माना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसे वह साहित्यिक निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए, जब हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो सिद्धों की जो रचनाएं हैं, उनका जो साहित्य है उसको साहित्यिक कोटि की श्रेणी में नहीं मानते हैं। ठीक है,
तो उनको यह कहकर बाहर कर देते हैं कि इनकी जो ग्रंथ है ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र ग्रंथ है। ठीक है, और वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात का विरोध करते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कह देने से इनको साहित्यिक कोटि से बाहर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इस तरीके से इनके विचारों में हमें विरोधाभास देखने को मिला है और कई जगह देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे आगे समझते चलेंगे। और यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक इनकी पुस्तक है और पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की मान्यता का खंडन करते हुए इसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्यिक कोटि से अलग करने की बात की गई है। उनके अनुसार ऐसा समझा जाने लगा कि तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्यिक क्षेत्र से अविवेच हो जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने बात स्पष्ट लिखी थी कि सिद्ध योगियों की रचनाएं साहित्यिक कोटि में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो में के विषय में यह स्थापना किसकी है? तो देखिए इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि यह जो स्थापना है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं सर्वप्रथम डॉक्टर उलर ने 1875 में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए थे, जैसे अप्रमाणित मानने वाले और प्रमाणित मानने वाले और प्रमाणित मानने वाले और अर्ध प्रमाणित मानने वाले। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कि कौन कौन से नाम है। इसको हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो जब पढ़ा था उसमें अच्छे से समझ लिया था। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की मान्यता किस ग्रंथ के बारे में है? तो यह जो है बिसलदेव रासो के बारे में। ठीक है, बिसलदेव रासो को यह वीर काव्य न मानते हुए श्रृंगारिक काव्य मानते हैं। ठीक है, चलिए इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बिसलदेव रासो के संदर्भ में है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ रचनाकार पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, कुमार रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल सिंह। ठीक है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये किसने कहा? देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न, तो आप लोग समझ गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, कई बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट होते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से इस पर अपनी समझ बनानी है। चलिए देखिए यहाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके इस कथन का विरोध भी किया था, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। रावलवेल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके रचयिता रोड़ा कवि है, ये तो बिल्कुल सही है। यह मूलतः एक शिलांकित कृति, ये भी बिल्कुल सही है। गद्य पद्य रचित चंपू काव्य, ये भी बिल्कुल सही है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य बिल्कुल सही है। और इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तो यह बात यहाँ पर गलत है। कुछ तथ्य देखते हैं। 10वीं सदी के कवि रोड़ा की रचना है, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने किया था। भारतीय विद्या पत्रिका में शिलांकित कृति है। ठीक है, शिलाओं पर लिखी गई है और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले में प्राप्त हुई है। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी हुई है और यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य क्योंकि गद्य पद्य मिश्रित रचना है और इसकी नायिका जो है वो राहुल है। इसका नक्सिक वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। और प्रश्न हमारा इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। देखिए इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं, राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, राहुल संस्कृत्यायन और गणपति चंद्र गुप्ता। तो देखिए तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुण्य को। ठीक है, और राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को, राहुल संस्कृत्यायन ने माना है सरहपा को और गणपति चंद्र गुप्ता ने माना है सालिभद्र सूरि को। चलिए इसकी यहाँ व्याख्या बताई हुई है। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर दोनों ने पुष्य दंत्य पुण्य या पुष्य को माना है, वहीं राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। डॉक्टर नगेंद्र और राहुल संस्कृत्यायन इन दोनों ने सरहपा को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने सालिभद्र सूरि को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। वहीं जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है और वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य शुक्ल ने जो है राजा मुंजू को माना है। ठीक है, देखिए राजा मुंजू को आचार्य शुक्ल ने पहला कवि माना, लेकिन पहला महाकवि माना है चंद्रबरदाई को, जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। ठीक है, चलिए कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए श्रवकाचार्य जो है देवसेन कृत है, नेमिनाथ रासो सुमति गणी, भरतेश्वर बाहुबली सालिभद्र सूरि की है, लेकिन रेवंत गिरिराज जो है जिन धर्म सूरि की नहीं है। देखिए रेवंत गिरिराज जो है विजयसेन सूरि का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और यहाँ कुछ अन्य ग्रंथ और यहाँ कुछ अन्य कवि और उनके कवि। तो श्रवकाचार्य देवसेन की है, नेमिनाथ राज सुमति गणी की है, भरतेश्वर बाहुबली सालिभद्र सूरि की और रेवंत गिरिराज विजयसेन सूरि की है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। सरपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, ये बात बिल्कुल सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्हें अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए अब इनके संबंध में जो एक बात गलत है वो है उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल थी। ठीक है, तो सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माना जाता है, ये बात सही है। राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह भी सही है। और इनका समय 8वीं शताब्दी है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी भी यह भ्रम हो सकता है कि इन रचनाओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारणतः प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा होता है। ठीक है, इनकी भाषा को कह सकते हैं कि सरल नहीं, जटिल थी। अगला प्रश्न हमारा, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो यह इनकी जो यह उक्ति है यह है गोरखनाथ के विषय में, है ना। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावी और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है गोरखनाथ के संबंध में। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास की पंक्ति है। देखिए यहाँ गोरख शब्द देखकर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। और आगे चलते हैं। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे। मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेदकर कुंडल पहनते थे, इसलिए इनको कनफटा योगी कहा जाता था। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो है, गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया। गोरखनाथ का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। और यहाँ गोरखनाथ की कुछ रचनाएं हैं। देखिए गोरखनाथ को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग इसको देखिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को किस संस्करण का मूल रासो मानते हैं? पृथ्वीराज के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो जो है लघु संस्करण जो है उसको, जिसमें 1300 छंद है, उसी को मानते हैं। और जो ये बृहत्तम संस्करण है 16,306 छंद जिसमें है, यही सबसे विवादित संस्करण माना गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणित माना है, जिसमें 1300 छंद है। ठीक है, और मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्यम संस्करण जिसमें 7000 छंद है उसको प्रमाणित माना है। और बृहत रूपांतरण छंद सर्वाधिक अप्रमाणित और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण माना गया है। चलिए यहाँ कुछ अन्य जानकारी जो है दी हुई है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने वैसे इसको पढ़ लिया था, आप लोग फिर भी देखिए। चलिए, बिसल देव रासो के संपादनकर्ता कौन है? तो बिसल देव रासो के संपादनकर्ता जो है माता प्रसाद गुप्त और अगर चंद्र नाहटा है। ठीक है, देखिए यहाँ इसकी व्याख्या है कि यह बिसल देव रासो 14वीं सदी विक्रमी के रचनाकार नरपति नाल की है। और ये 4 खंडों में है। और इसको जो है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है। उनकी पहेलियां, मुखरिया, दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली वाक्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर जो है काव्य रचना की है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना था, यही बात यहाँ पर गलत है। उनका उद्देश्य जो है जनता को धर्मोपदेश देना नहीं था, बल्कि जनता का मनोरंजन मात्र था। ठीक है, देखिए इनका जो जन्म है 1253 ईस्वी आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में। और इनकी पहेलियां, मुखरिया, दो सुखने सभी प्रसिद्ध है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए हैं, तृतीय हिंद इनको कहा गया है। और ये सितार के आविष्कारक भी हैं। पहेलियां, मुखरिया इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये विद्यापति की जो पदावली है बहुत प्रसिद्ध इसके पद है, और ये मैथिल भाषा में लिखित है, इसीलिए इसको मैथिल कोकिल कहा गया है। चलिए यहाँ पर इसकी रचना भी आप देख लीजिए। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे के कुछ प्रश्नों को अगले भाग में कवर करेंगे। ठीक है, नमस्कार।